नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल AMS संपूर्ण ज्ञान पे। और आज हम आप लोगों के बीच बिहार बोर्ड का कक्षा 8 का हमारी दुनिया बुक का ये पहला अध्याय का तीसरा वीडियो है। इससे पहले हम लोगों ने संसाधन क्या है और संसाधन की उपयोगिता क्या है इसको पढ़ लिए हैं। आज हम लोग संसाधन के प्रकार, संसाधन किसको कहते हैं ये ऑलरेडी आपको पता होगा। अगर आप इससे पहले के वीडियोस को नहीं देखें तो हमारी दुनिया कक्षा 8 का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाएंगे तो इससे पहले के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। इस चैप्टर को समाप्त करने के बाद फिर इसका क्वेश्चन आंसर आएगा, फिर नेक्स्ट चैप्टर आएगा। और अगर आप दूसरे विषयों को भी पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएं, आपको जो आवश्यकता है उस हिसाब से वहां से आप पढ़ाई कर सकते हैं। आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं कि शिक्षक ने बच्चों को गाड़ी पर बैठने का निर्देश दिया। जानबूझकर सलमा इस बार अंशु के पास बैठी ताकि वह और अधिक जानकारी पा सके। बस थोड़ी देर चली तो सलमा ने पूछा, अंशु, क्या सभी संसाधन को हम एक ही श्रेणी में रख सकते हैं? अंशु ने कहा, संसाधन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार क्या है संसाधन का? प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन कहने का मतलब है कि जो संसाधन हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। और संसाधन किसको कहते हैं? हम जिन जिन वस्तुओं का अपने जीवन को जीने को सुलभ बनाने में हम इस्तेमाल करते हैं, जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं उसको हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। और जो संसाधन मानव द्वारा बनाए जाते हैं उसको हम मानव संसाधन कहते हैं या मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। और मानव भी संसाधन है। तो क्या क्या है आज के इस क्लास में आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो प्राकृतिक संसाधन, प्रकृति में पाए जाने वाले सभी जीव जंतु, वस्तुएं एवं पदार्थ प्राकृतिक संसाधन हैं। इस पृथ्वी लोक में जितने कुछ भी चीज़ें आप देख पा रहे हैं, जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर आने वाले भविष्य में उसका इस्तेमाल किया जाएगा, वो सभी हमारे क्या हैं? संसाधन हैं। इस दृष्टि से भूमि, मिट्टी, जल, छोटे बड़े जीव, वन, पवन, सूर्य का प्रकाश, समुद्री जल इत्यादि सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। आवश्यकता एवं मांग के अनुसार इन संसाधनों को मानव अपने तकनीक एवं कौशल से उपयोग में लाता है। भूमि के अंतर्गत पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, दलदली भूमि सभी शामिल हैं। मिट्टी के अंतर्गत जलोढ़, लाल, काली एवं अन्य सभी प्रकार की मिट्टियां शामिल हैं। जल के अंतर्गत नदी, झील, तालाब, सागर एवं महासागर इत्यादि शामिल हैं। वनस्पति के अंतर्गत सभी प्रकार के घास, पेड़ पौधे एवं झाड़ियां शामिल हैं। इसी तरह जैविक संसाधन के अंतर्गत सूक्ष्म जीवाणु से लेकर बड़े बड़े जीव जंतु शामिल हैं। खनिज संसाधन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ जैसे लौह अयस्क, तांबा, मैग्नीज, अब्रक, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि शामिल हैं। अब प्राकृतिक संसाधन में कौन कौन से संसाधन आते हैं ये आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे कि आप जितना कुछ भी चीज़ देख पा रहे हैं अपने आसपास में या फिर इस संसार में, आप जो कुछ भी यूज कर रहे हैं, इस पेंसिल का यूज कर रहे हैं, इस कॉपी का यूज कर रहे हैं, इस मोबाइल का यूज कर रहे हैं, ईयरफोन का यूज कर रहे हैं, बेड का यूज कर रहे हैं, थाली का यूज कर रहे हैं, खाने का यूज कर रहे हैं, पानी का यूज कर रहे हैं, हवा का यूज कर रहे हैं, सूर्य की रोशनी का यूज कर रहे हैं, तो वो सभी क्या हैं? आपके संसाधन हैं। उससे ही आपका जीवन चलता है। तो आपको सीधा सीधा समझना है कि जिससे आपका जीवन चलता है और जिन चीज़ों से आप अपने जीवन को जीने में और सुलभ बनाते हैं वो सभी आपके संसाधन हैं। लेकिन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जो बाय नेचर आपको मिलते हैं, वो क्या हैं? वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। मानव के अंदर दिमागी क्षमता का विकास शिक्षा के स्तर से प्रभावित होता है।
अतएव राष्ट्र के विकास में उपयोगी योगदान देने के लिए मानव का शिक्षित होना जरूरी है। क्या है कि मानव के अंदर जो दिमाग है उसकी क्षमता का विकास कैसे होता है? जब वो शिक्षित होता है। शिक्षित कैसे होता है? जब आप पढ़ाई करेंगे, जब आप किसी भी विषय को, किसी भी सब्जेक्ट को आप अच्छी तरह से जानेंगे, समझेंगे, तभी आप उससे लाभान्वित हो पाएंगे और दूसरों को भी लाभान्वित कर पाएंगे। सलमा ध्यानपूर्वक अंशु की बातें सुन रही थी। अंशु ने आगे कहा, प्राकृतिक प्रदेश पर्वत, प्राकृतिक प्रदेश पर्वत, पर्वतों से जो बना हुआ प्रदेश होता है उसको प्राकृतिक प्रदेश पर्वत कहते हैं। प्राकृतिक प्रदेश पठार, जो पठार से बने हुए होते हैं, पठारी भूमि जहाँ की होती है वो प्राकृतिक प्रदेश पठार कहलाएगा। और प्राकृतिक प्रदेश मैदान, जो भाग मैदानी क्षेत्र है वो प्रकृति के मैदानी संसाधनों का क्षेत्र कहलाता है। अब मानव संसाधन की बारी आती है। तो मानव एक ऐसा संसाधन है जो संसाधनों का निर्माण एवं उपयोग दोनों करता है। अब देखिए, आप कहेंगे कि मानव कैसे संसाधन है, तो हम किसी भी सामान को, इस पेंसिल को जो किसी ने बनाया, अगर हम ना होते, आप ना होते, तो क्या इस पेंसिल का कोई उपयोगिता होता? कुछ भी नहीं होता ना। इसको कौन खरीदता? इसको खरीदने के लिए हमको, आपको होना ज़रूरी है, तभी तो हम इस पेंसिल को खरीदेंगे। इस बुक को बनाने वाले ने बुक को तो बना दिया, लेकिन इसको खरीदने वाले अगर ये मानव ना होते तो इसको कौन खरीदता? इसकी क्या उपयोगिता होती? तो संसाधनों का उपयोग करने के लिए जो संसाधन जरूरी हैं वो हमारे मानव संसाधन हैं। मानव नहीं होते तो इन संसाधनों का कोई मतलब नहीं होता। तो इसलिए मानव भी हमारे संसाधन हैं। हम बाजार में कुछ भी सामान बेचने जाते हैं, वो संसाधन हैं, लेकिन वो संसाधन कब हैं? जब दूसरे लोगों को उसकी आवश्यकता है, तभी वो संसाधन है। अगर दूसरे लोगों को उसकी आवश्यकता नहीं है तो फिर वो संसाधन तो हैं मगर किसी काम के नहीं हैं। तो मानव भी एक संसाधन है, तभी हम दूसरे संसाधनों का उपयोग कर पाते हैं। तो मानव एक ऐसा संसाधन है जो संसाधनों का निर्माण एवं उपयोग दोनों करता है। मानव में संसाधनों के निर्माण एवं उपयोग की यह क्षमता उसके दिमागी एवं शारीरिक क्षमता तथा कौशल से विकसित होती है। जिस प्रदेश या देश की जनसंख्या में शारीरिक श्रम के बजाय तकनीकी उपकरणों का उपयोग करने वाले लोग अधिक होते हैं, वहाँ मानव निर्मित आधुनिक संसाधनों का अधिक उपयोग किया जाता है। क्या कहा जा रहा है कि जिस प्रदेश में, जिस देश में पढ़े लिखे लोग ज़्यादा होते हैं, तकनीकी रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले संसाधनों का ज़्यादा उपयोग करते हैं, वहाँ जो है तकनीकी संसाधनों का ज़्यादा उपयोग होता है। अकुशल जनसंख्या वाले क्षेत्र इस दृष्टि से पिछड़े माने जाते हैं। अफ्रीका महादेश के कई देशों के पिछड़े होने का यही मुख्य कारण माना जाता है। अब देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि अगर पढ़ने की बात नहीं होती तो इस पेंसिल को कौन खरीदता, पढ़ने की बात नहीं होती तो इस बुक को कौन खरीदता, मोबाइल चलाने की बात नहीं होती तो इस मोबाइल को कौन चलाता। तो संसाधनों का यूज़ करने वाला अगर नहीं होता तो फिर लोग इस संसाधन का उपयोग नहीं करते। तो हम आप शिक्षित होंगे, हम आप पढ़ेंगे, हम आप मोबाइल चलाएंगे, तभी तो हम मोबाइल को खरीदेंगे। हम आप टीवी देखेंगे, तभी तो हम टीवी को खरीदेंगे। हम आप हवाई जहाज़ से सफ़र करेंगे, तभी तो हवाई जहाज़ का उपयोग होगा। अगर हम ये सारा काम ना करें, हम पैदल ही चलें, हम बस से नहीं चलें, हम कार मोटरसाइकिल से ना चलें, तो कार मोटरसाइकिल का उपयोग क्या रह जाएगा? तो किसी भी वस्तु का उपयोग जब तक नहीं होगा तब तक उस वस्तु का कोई मूल नहीं है। और उपयोग कब होगा? जब हम शिक्षित होंगे, जब हम आधुनिक होंगे, हम आधुनिक चीज़ों का उपयोग करना, हम उपकरणों का उपयोग करना सीखेंगे, तभी हम उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मात्रा में बेच पाएंगे और बेचने से बहुत सारे लोग उसको खरीद पाएंगे। मानव निर्मित संसाधन, मानव अपने श्रम से कई प्रकार की वस्तुओं का निर्माण प्राकृतिक वस्तुओं के स्वरूप एवं गुण में परिवर्तन लाकर करता है, जैसे मकान, कार्यालय, भवन।
अब देखिए, मानव निर्मित संसाधन क्या हो गया? प्राकृतिक संसाधन था जो प्रकृति से प्राप्त हुआ। और दूसरा संसाधन क्या था? मानव संसाधन, मानव अगर नहीं हो तो फिर इन संसाधनों का कोई मोल नहीं है। लेकिन मानव ने जब खुद से, इस पेंसिल को किसने बनाया? भगवान ने नहीं बनाया, भगवान ने लकड़ी को दिया और मानव ने इसको एक पेंसिल का रूप दिया। भगवान ने पेड़ को दिया और मनुष्य ने उस पेड़ से इस बुक को बनाया और फिर इस पे प्रिंट करके हमको पढ़ने के लिए दिया। तो हम अगर नहीं होते तो ना इस बुक को खरीदते, ना इस पेंसिल को खरीदते और ना इस मोबाइल को खरीदते, या और भी जो कुछ भी है, घर मकान जो कुछ भी है वो नहीं बनता। तो मानव के द्वारा प्राकृतिक संसाधनों में तकनीकी रूप से परिवर्तन करके जो चीज़ें बनाई जाती है, जिससे मानव उसका उपयोग करते हैं, उसको मानव निर्मित संसाधन कहे जाते हैं। तो मानव के द्वारा निर्मित पंचायत भवन है, विद्यालय भवन है, हवाई अड्डा है, रेल, सड़क इत्यादि मानव निर्मित संसाधनों के रूप में आते हैं। आज के इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। अगले भाग में हम प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण से आगे को समझेंगे कि किस तरह से प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है, मतलब किस तरह से प्राकृतिक संसाधनों को अलग अलग भागों में बांटा गया है और क्या उसका उपयोग होता है, इसको हम जानेंगे। आज का क्लास अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। चैनल पे पहली बार हूँ तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। आपका कोई रिक्वायरमेंट है, कोई ज़रूरत है, कोई आवश्यकता है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं हम प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण के भाग में।